बेमिसाल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत मैं सरोज कफील। कहते हैं कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बाद अगर आज कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, दैट्स फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स की कई सारी ब्रांचेस हैं। हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ कश्मीर के एक ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे एक आर्ट एक्टिविस्ट जुड़े हैं जो हमें फाइन आर्ट्स के बारे में काफी डिटेल में समझाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नौशाद गयूर की। चलिए मुलाकात करें। में आना भी एक इमोशनल स्टेटमेंट है। Two people are different in character. You can't compare the ability of two people. इतनी बड़ी बड़ी भर के अलमारियाँ, किताबें हैं, रंग है, तो मेरे बाद ये कौन संभालेगा? गयूर साहब, न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए आपका पहले हम बात करेंगे आपकी लाइफ की जो बात होगी। ये बताएं कि आर्ट कैसे हुआ आपकी लाइफ में। पहले मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बेमिसाल एपिसोड के लिए मेरा नाम नॉमिनेट किया। सो आई एम हाईली थैंकफुल टू देम। थैंक यू सर। सो लाइफ का ये है कि 1971 में मैंने डलगेट में जन्म लिया। सो एक फैमिली थी जो एक आर्टिस्टिक माहौल, लिटरेरी माहौल के लिए जानी जाती है, जिसमें मेरे अंकल सजूद सलानी मरहूम, वो वादी के नामावर राइटर रह चुके हैं। मेरे फादर जो वैली के फर्स्ट स्कल्पटर माने जाते हैं, तो वी कॉल हिम द फादर ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर इन कश्मीर। सो उस जैसे घर में जन्म लिया, तो वो मेरी एक खुशकिस्मती थी। सो अर्ली जो मेरी तालीम है वो बर्नहॉल स्कूल में हुई जी। तो वहाँ पे भी ये था कि एक अच्छा स्कूल था, आर्ट टीचर था, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा। तो लेकिन बेसिकली आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। जैसे मैट्रिक के बाद एग्ज़ाम वो होता है तो बच्चे ऑप्ट करते हैं, तो मैंने 2 महीने फिज़िक्स पढ़ी, क्योंकि वो मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद काफ़ी टाइम यहाँ लगता था वो रिज़ल्ट वगैरह आने में। अच्छा। सो मैंने फिर स्केच बुक ले लिया, तो यहाँ से मैं फ़िज़िक्स वगैरह की, क्योंकि गोल ये था कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट जाऊँ पूना। तो ये फाइन आर्ट्स में आना भी एक इमोशनल सा स्टेटमेंट है। So one day my father told me, so I'm not telling, क्योंकि 8th क्लास तक मैं आर्ट अच्छे से करता था। ठीक। तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक आया, क्योंकि स्टडीज़ का प्रेशर एज यू नो 9th-10th में ज़्यादा होता है। मैं पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता। सो आई लाइक टोल्ड माय डैड नो आई कांट डू दिस। उनको डायरेक्टली नहीं बोल सकता था, क्योंकि इमोशनली वो ब्रेक हो जाते जी। तो मैंने मम्मी को, मम्मी मेरे से आर्ट वार्ट होता नहीं, उनको बोला। तो फादर चाहते थे आपके, लेकिन आप आर्ट में आए। हाँ, वो ये नहीं, एक चीज़ उनकी मुझे हमेशा अच्छी लगी, ही नेवर प्रेशराइज्ड है। अच्छा। जो मेरे भाई बहन थे, चलो वो इस प्रोफेशन से नहीं थे, बड़े भाई गुजर गए, वो बिजनेस में थे। सिस्टर का भी ऐसा कुछ नहीं था। अब ये था कि पापा लाइक ही वाज टेलिंग मी कि देखो यार, इंजीनियरिंग का बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा। आई एम नॉट टेलिंग यू ऑप्ट एज अ प्रोफेशन, बट आर्ट तो करो, तुम्हारे पास सब कुछ है, खरीदना कुछ नहीं है, यू हैव एवरीथिंग, मटीरियल है कल। बट हाँ, एक स्टेटमेंट उन्होंने बोला, यार बेटा ये इतनी बड़ी बड़ी भर के अलमारियाँ, किताबें हैं, रंग है, तो मेरे बाद ये कौन संभालेगा। सो दिस स्टेटमेंट चेंज मी टोटली। तो 2.5 महीने में रिजल्ट आ गया। सो आई टोल्ड माय डैड, हाँ जी अब पास हो गया पापा। बोलो क्या करना है? मैंने कहा पापा फाइन आर्ट्स। बोला ओके बेटा, फॉर्म निकले हुए, यू कम टुमारो एंड जस्ट fill your form and just enter. And it was 90 or 91, so I entered the field now professionally. वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट? वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। Thankful to God, like one of the best institutions. I don't call him my father. He was an institution in himself. So वो भी था, मैं बाहर भी जा सकता था पढ़ने के लिए, बट उसमें ये था कि नहीं, सबसे बेस्ट गाइडेंस तो मेरे पास घर में ही है। Correct. So which helped me lot. तो गयूर साहब, उस वक्त का जो दौर है, उस वक्त फाइन आर्ट्स की ओर ज़्यादा रुझान तो नहीं था लोगों का। लाइक यू सेड, हाँ, ब्यूरोक्रेसी जाएंगे, IAS केस की तैयारियां होंगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। ये बड़ा ही यूनिक सब्जेक्ट था उस वक्त भी चुनना, आज भी जिसे कंसिडर करते हैं यूनिक ही। तो आपकी जो रिलेटिव्स होंगे, बाकी सोसाइटी होगी,
उनका कैसा रिएक्शन रहा? देखिए रिलेटिव्स वगैरह के लिए मैंने कभी कुछ नहीं सोचा, क्योंकि ये था ना कि मैंने पहले भी आपको कहा कि माय फादर नेवर प्रेस्ड मी टू डू एनीथिंग, क्योंकि वो इस फील्ड से थे जी। उस टाइम पे थे, जबकि चलो मेरे टाइम पे तो तब भी थोड़ा डेवलपमेंट था, उन्होंने तो तब ऑफ किया जब इसका कुछ नाम और निशानी नहीं था। करेक्ट। मगर ये भी मैंने देखा कि इसी कमाई से मेरे बाप ने आज तक जो मैंने अपने फादर से मांगा, इट वाज नेवर सेड नो। हाँ ये था बेटा आज नहीं ला सकता हूँ, 1 महीना रुक जाओ। ठीक। हाँ, लाइक बीइंग लाइक एकेडमिशियन असाइड, सो ही वाज लाइक अ प्रोफेशनल स्कल्पटर। बड़े बड़े जो यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट है नॉट हियर इन कश्मीर, इंडिया के, जी। सो दे वर हिज क्लाइंट्स। सो वो सिक्योरिटी मेरे पास थी कि नहीं भूखा तो मरना नहीं है। हाँ, और लेकिन हाँ आर्ट कॉलेज में जब ये आया आई वाज हैविंग अ डिफरेंट चैलेंज, क्योंकि वो जो आपको पता है कि एक लेगेसी जो है वो इंसान को मार देती है। हाँ जी। क्योंकि पहले भी आप कुछ करें, जैसे एक्टर का बेटा एक्टिंग करता है तो जो ही वो एक्टिंग करता है वो लोग कहते हैं नहीं ये तो बाप जैसा नहीं करता, लेकिन ये नहीं होता ना कि जो इसका बाप है उसको 30 साल की एक्सपीरियंस है और ये तो कल का आया का, इसको भी तो आप कुछ टाइम दे दो, देन यू कंपेयर करें। एंड डोंट कंपेयर, 2 people आर डिफरेंट, 2 कैरेक्टर, यू कांट कंपेयर द एबिलिटी ऑफ 2 people। ट्रू। हाँ, एक इंसान के क्या होता है, उसके पास अपनी एक एक्सपीरियंस है, फिर वो है ये, सो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स इट। और इसी यही वजह है कि जो मेरे फादर का सब्जेक्ट था स्कल्पचर, आई नेवर ऑप्टेड दैट। सो आई फेल्ट नो अप्लाइड आर्ट जो है, ग्राफिक डिज़ाइन है, ये आज के दौर का आर्ट। करेक्ट। और पेंटिंग में करता था क्योंकि माय फादर यूज्ड टू गाइड मी, और पेंटर हमारे घर में ऑलरेडी थे, मेरे कजन्स वगैरह, मेरी कजन सिस्टर शी इज़ द फर्स्ट प्रिंट मेकर हियर, ग्राफिक्स जिसको हम कहते हैं। सो आई थॉट नो लेट मी इंट्रोड्यूस माय डिफरेंट सब्जेक्ट, कि ये कोना खाली है तो कल को ये कहें जी हाँ अब हमारे पास स्कल्पटर भी है, पेंटर भी है, प्रिंट मेकर और ग्राफिक डिज़ाइनर भी। सो दैट वाज द रीज़न। तो उस टाइम पे अप्लाइड आर्ट्स का सब्जेक्ट था? हाँ हाँ, हमारे मेरे जो जिसको मैं गॉड फादर मानता हूँ, मेरे टीचर, पहले टीचर अप्लाइड आर्ट के मिस्टर मसूद हुसैन, इज़ अ वेल नोन फिगर है। तो उन्होंने ये मतलब लगभग मानिए कि उन्होंने यहाँ पे ये डिपार्टमेंट को स्टार्ट, मैं ये नहीं कहूँगा बट ही रिवोल्यूशनाइज्ड इट। ओके। क्योंकि उनको जो इंडिया में सबसे टॉप कॉलेज है अप्लाइड आर्ट से रिलेटेड, दैट इज सर जे कॉलेज ऑफ आर्ट, जी बॉम्बे। हाँ, जिसका टोटल थ्रस्ट ज़्यादा कमर्शियल आर्ट पे, उसका उनके ज़्यादा वो बाकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आई फील कि उन जैसा कमर्शियल आर्ट, बिकॉज बॉम्बे इज़ अ कमर्शियल सिटी। ट्रू। कितना फ़र्क लगता है आपको गयूर साहब तब के दौर में और आज के दौर में आर्ट के हवाले से? अरे फ़र्क ही फ़र्क है। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क मैं आपको बताऊंगा, जो ये इंटरनेट का बूम आया जी। देखिए हमारे पास क्या होता था, जाओ जी रात भर किताबें बैठो पढ़ो, आप कभी लाइब्रेरी ने बोला नहीं जी खोलूँगा नहीं, टाइमिंग हो गई, नहीं जी ये किताब नहीं दे सकता, ये रेफरेंस बुक है। बट आज के बच्चे को पढ़ाई करना इतना आसान है, जस्ट ही हैज़ टू पुश अ बटन एंड द होल वर्ल्ड इज़ इन हिज हैंड। तो आज का पढ़ना आसान हो गया, लेकिन यह है कि चैलेंजेस भी बढ़ गए। जैसे कि चैलेंजेस बढ़ गए, मैं पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट के बारे में कि ग्राफिक डिज़ाइन, आप देखें कहते हैं वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री जनरेट करती है रेवेन्यू, दैट इज़ पेट्रोकेमिकल। करेक्ट। उसके बाद इट इज़ नोटेड ऑन द इंटरनेट, यू कैन चेक, द सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इज़ एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक डिज़ाइन। अब उसमें क्या है, उसमें अलग अलग हिस्से हैं। You have an electronic graphic design, you have a print media. Okay. So what we teach here, it is related to print media advertising. हाँ, उसी में फिर बच्चे आगे आगे जाके, जैसे हमने यहाँ ग्रेजुएशन करते हैं, we have limited course. So when they go for masters, because masters we don't have here. Okay, masters. So हाँ, उसके लिए बाहर स्टेट ही जाता है। So then they opt the different, like they go for animation, they go for electronic these ad या visualization के, तो बहुत सारी streams हैं जो आप masters में opt कर सकते हैं as specialization. So my specialization in my masters was graphic designing and visualization. Okay. So that was the main thing. तो visualization का यहाँ concept लोगों का नहीं है कि मुझे ये चीज़ बनानी नहीं है. Correct. So if you are in ad agency as a visualizer, so there's a photo artist, there's a photographer, there's a copywriter, there's other thing, color toucher. So they will give you the material. I have to just arrange them for. Okay. I have to visualize how these components I will strong composition. That's a visualizer. और हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी है, हम उसकी बात करेंगे आगे। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही है गयूर साहब के बाद आपका स्वागत है। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग बातें चल रही है गयूर साहब के साथ। गयूर साहब ये बताएं कि एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी रहे हैं आप। रहे नहीं हूँ जी बट उसमें ये रहा कि मैं अब फोटोग्राफर कम रहा, फोटोग्राफी टीचर ज़्यादा रहा जी। तो हमारे ग्रेजुएशन में जो ये मैंने यहाँ से BFA अपना किया है जी,
हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप अप्लाइड आर्ट चुनते हैं, क्योंकि है स्ट्रीम्स हमारी बहुत सारी, पेंटिंग है, स्कल्पचर है जी। तो अगर आप अप्लाइड आर्ट चुनते हैं उसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया जाता है, दैट्स फोटोग्राफी। ओके, हैं बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स, बट मैंने फोटोग्राफी चुना। तो उसमें ये मेरी एक लालच थी, बिकॉज हमारे कॉलेज में उस टाइम कुछ बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स थे, जो एक तो हमारे अपने डिपार्टमेंट थे, जो हमारे कॉलेज के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वहाँ। तो मैं नाम लेना चाहता हूँ, फिर से मैं एक नाम दोहराऊंगा, मसूद हुसैन जी, वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर आई हैव सीन। फोटोग्राफी मैंने कहा नो, ये आज का प्रोफेशन है, तो थोड़ा इसका ले लें। तो जो ही मैं कॉलेज में घुसा तो सेकेंड ईयर में, पहले ईयर तो ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ही थ्रस्ट देते थे वो ये, तो सेकेंड ईयर आई परचेज द सेकेंड हैंड कैमरा। मेरा एक हाउस बोट ओनर है, फ्रेंड है मेरा, तो उसको क्योंकि उनके पास रहते थे सेकंड, सो आई परचेज, स्टिल आई नो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम कैमरा दैट टाइम, सो आई स्टार्टेड एंड आई नेवर कीप्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। अच्छा, तो इंशाल्लाह बस टीचरों का ये सर पे हाथ रहा, महारत इतनी आई। फिर मेरे टीचर जो मसूद हुसैन है जी, उनके वो खुद पेंटर भी हैं, स्कल्पटर भी हैं, इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट जी। तो उनको भी जब अपने काम का कोई फोटोग्राफ लेना हो जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता था कि नहीं इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं, तो ही यूज्ड टू कॉल मी, नौशाद इसका ले लो। बेस्ट पार्ट ये था, ये आज की डिजिटल फोटोग्राफी नहीं थी, इट वाज एनालॉग फोटोग्राफी। करेक्ट, फिर फोटो खींचो, रील डेवलप करना, फिर रील डेवलप करना, फिर जब उसमें से वो प्रिंट निकल आता है, तो इट्स लाइक अ रोमांस विद द सब्जेक्ट। और फाइनली एक दिन आप पाते हैं कि नहीं अचानक से आपका रोल खराब हो गया। सो आई हैव क्राइड मेनी टाइम्स। मुझे ये नहीं था कि मेरे कैमरा में 3 महीने 4 महीने रोल लगा रहता था, जस्ट वेट फॉर द प्रॉपर टाइम। करेक्ट, तो उतने में क्या हुआ, प्रोसेस भी खुद, वो भी एक लर्निंग प्रोसेस था, उसके मार्क्स थे, प्रोसेस भी खुद ही करते थे। हाँ, उस पर डेवलपिंग और प्रिंटिंग भी, अच्छा दोनों जी। आपकी फील्ड में देखा गया और सबके विमेन सेंट्रिक, ज़्यादा विमेन नहीं थी। आई डोंट नो आपके इरा की अगर बात कर ले तो वर देयर अ लॉट ऑफ विमेन हु नहीं हमारे बैच में ज़्यादा नहीं। हाँ, ओवरऑल अगर फाइन आर्ट्स कॉलेज की बात करें जो मेरा एरा था जी, उससे पहले तो बूम था, लेकिन फिर जब मैं जिस टाइम पे पढ़ता था उस टाइम हमारे पर्टिकुलर अप्लाइड आर्ट में कम आते थे, क्योंकि ये माना जाता था ये प्रोफेशनल, जैसे वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। हाँ, जो गली गली जाता है, डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट वो ये, तो हमारा एडवर्टाइजिंग का भी हो, यू हैव टू मीट द क्लाइंट्स, यू हैव टू गो टू द ऑफिस। सो यहाँ की जो वो लड़की, उसमें वो चीज़ कम थी। लेकिन आज मैं ये दिल खोल के और बड़ी खुशी से कहता हूँ कि अगर मेरे क्लास में इस वक्त जो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर मेरे पास 30 उसमें से 20 लड़कियाँ हैं। क्या बात है। और आज उन्हें तो अपना ग्राफिक डिज़ाइन सेटअप स्टार्ट कर लिया। जे सेट नो वी आर नॉट गोइंग फॉर मास्टर्स, सो हमारा प्रोफेशनल। इसमें 2 चीज़ें हैं, आर्ट में ज़्यादा मास्टर्स वगैरह पढ़ने वो जाता है जो टीचिंग के लिए जिनको आना है। करेक्ट, जो प्रोफेशनली अपना सेट हैं, जिनका हाथ है, स्किल है, माइंड क्लियर है, हाथ स्किलफुल है, दे गो एंड स्टार्ट देयर प्रोफेशनल सेटअप्स एंड स्टार्ट देयर वर्क। अच्छा, एक ये परसेप्शन था सर काफ़ी टाइम पहले कि यू कैन नॉट अर्न योर ब्रेड एंड बटर आउट ऑफ आर्ट, वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। जैसा कि अभी आपने कहा कि एक दौर है, अभी एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, अप्लाइड आर्ट्स है, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर एक अपने अपने दौर में हर एक देखिए डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हम ये नहीं कहेंगे, डॉक्टरी प्रोफेशन भी जो पहले था, डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता था, हकीम के पास जाता था। हाँ, करेक्ट। तो आज किसी को बताइए आप हकीम के पास, वो कहता ना अच्छा फार के गस। हाँ, सही। हाँ, नहीं होता, हमें जल्दी से। हाँ, हर एक दौर का अपना अपना टाइम हो डेवलपमेंट। और चूँकि हमारी जो ये कंट्री है जी, तो वी कैन से कि आज़ादी के बाद जो टाइम था वो एक अभी बड़ा टाइम नहीं है, और वो भी हम उस सेटअप से थोड़े कटे हुए हैं जी। हाँ, तो उस हिसाब से हम ज़्यादा हमें टाइम लगेगा, बट टाइम्स आर चेंजिंग एट अ फास्ट स्पीड नाउ। तो अब ये ऐसा कुछ नहीं। अब तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे आर्ट से रिलेटेड हैं जो नहीं कॉलेज में हैं हमारे, वो सोशल मीडिया वगैरह या यूट्यूब से सीखे, दे आर अर्निंग गुड। या हमारे से मेरा ये चैलेंज है कि अगर हमारे कॉलेज में कोई बच्चा आता है जिसका स्किलफुल है, पहले साल उसको सेटअप होने में लगता है, फ्रॉम सेकंड ईयर दे स्टार्ट अर्निंग। कहीं पे छोटा डिज़ाइन बनाना है, कहीं पे वॉल पेंटिंग करनी है, कहीं पे कुछ, इवन दे गो फॉर द कोर्सेज। जैसे विंटर की छुट्टियां हमारे बच्चे जाते हैं और बच्चों के वो लोग विंटर कैंप्स वगैरह करते हैं, तो 2-3 महीने का दे अर्न गुड। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, हम इसके बाद बात कंटिन्यू करेंगे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है इसका अभी कितना रोल है, जो हमारा आर्ट है, फाइन आर्ट्स है, इसमें इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है। बाद आपका स्वागत है, बातें चल रही हैं गयूर साहब से।
साहब अब ये बताएं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स है अभी, ये कितना अहम रोल अदा कर रहा है, और ये जो फाइन आर्ट का कल्चर है ये कश्मीर में कैसे आया? पहले मैं इस बात का जवाब दे दूंगा कि ये कल्चर कैसे यहाँ आया। जी कल्चर कुछ नहीं आया, हमारा तो अपना ही स्ट्रॉन्ग कल्चर है। हमारी सिविलाइजेशन जो है वो प्रीहिस्टोरिक टाइम से है जी। अगर हम आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री जो है वो 5400 BCE से है। आप बुरज़हामा जाइए, वहाँ पे आप केव्स देखेंगे, आप गफ्कराल जाइए, त्राल, तो प्रीहिस्टोरिक इंसान तो यहाँ भी रहा है। करेक्ट। हमारी तो नागा से सिविलाइजेशन है, कोई नई कौम नहीं है। हाँ, अब हम जब मॉडर्न आर्ट की बात करेंगे, ट्रेंड यहाँ पहले ही चलती थी, लेकिन जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई 1947 में, तो हर एक डिपार्टमेंट में अपना अपना काम स्टार्ट, क्योंकि अब हम अपने पैरों पे खड़ा होना था। जैसे साइंस है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, मार्केटिंग है, वो तो आर्टिस्टों की भी अपनी जिम्मेदारी थी। बेशक। क्योंकि यूरोपियन आर्ट सीन आपने पढ़ा होगा, यूरोप को आज अगर हम जानते हैं तो आर्ट से जानते हैं, तो हमारे आर्टिस्टों पे एक जिम्मेदारी आई। तो बॉम्बे में कुछ आर्टिस्ट खड़े हुए जिनको हम प्रोग्रेसिव ग्रुप कहते हैं जी। इंडियन प्रोग्रेस, जिसमें बड़े बड़े नाम जैसे हुसैन, आरा, रजा साहब, 5-6 आदमी थे जिन्होंने एक प्रोग्रेसिव ग्रुप बनाया। सो दे इंट्रोड्यूस अ न्यू फेस ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट। जी जी। तो लेकिन इतने में क्या है, 1947 में यहाँ पे एस.एच. रजा जो हमारे हैं जी, तो वो यहाँ इंडियन बॉर्न आर्टिस्ट है, देन ही हैज़ लिव्ड हिज लाइफ इन फ्रांस, तो वो यहाँ आते हैं। ओके। तो यहाँ ये कुछ आर्टिस्टों से मिलते हैं जो यहाँ ऑलरेडी काम करते हैं। ओके। हाँ, उसमें एस.एन. भट्ट साहब वगैरह, जिनको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट कहते हैं। तो उनके साथ एक नाम जुड़ गया, his name is Mr. Trilokol. ठीक। He was the director or what you can the chief designer of this school of design जो हमारी नुमाइश में है। जी जी जी। हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने वो डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ डिज़ाइन बनाया। सो ही इज़ दिस टाइम अलाइव, ही इज़ लिविंग इन जम्मू। बस 4 दिन पहले मैं उनसे मिल के आया। ही इज़ 97 दिस टाइम। तो ये मिल गए, भट्ट साहब, त्रिलोकोल साहब, और भी कुछ नाम थे मुझे शायद याद नहीं आ रहे हैं, तो लेकिन ये 5-6 आदमी थे, ये इनके साथ जुड़ गए। प्रोग्रेसिव उसका हाँ, इन्होंने, क्योंकि नहीं प्रोग्रेसिव, इन्होंने वो यही देख के तो रजा हैरान हुआ कि प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ कश्मीर भी चल रहा है साइमल्टेनियसली। जो बॉम्बे, उस वक्त हमारी इंटरनेट इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं थी, चिट्ठी तो 12 महीने के बाद पहुंचती थी दिल्ली। मगर ये देख के वो हैरान हो गए। बट व्हाट ही डिड, रजाज कंट्रीब्यूशन हम ये कहते हैं कि इन्होंने थोड़ा स्ट्रीमलाइन इसको किया। बोला भाई लोगों, आप ठीक कर रहे हो, आप बेहतर कर रहे हो, लेकिन अब आप थोड़ा इस ऐसे स्ट्रीम पे। सो देन ही कॉल्ड फ्यू आर्टिस्ट जिन्होंने बॉम्बे में अपनी एग्जीबिशन दी, एंड दे बूम। तो वहाँ से ये कंटिन्यू हुई, ये जिसको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ मॉडर्न आर्ट कहते हैं। व्हाट इज़ योर प्रोसेस जब आप एक पेंटिंग क्रिएट करते हैं, आपका प्रोसेस क्या रहता है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। मैं तो एक आर्टिस्ट भी हूँ, एक एकेडमिशियन, जो मेरा फर्स्ट लव है टीच करना, क्योंकि टीचिंग मेरे लिए इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। इफ़ आई गिव आई टेक, इट्स अ टीचिंग इज़ अ गिव एंड टेक प्रोसेस। अच्छा, लेकिन उसके बाद एक प्रोसेस मुझे ज़रूरी लगी कि ये जो आर्टिस्ट है सिर्फ आर्ट करने में मशगूल रहते हैं, दे डोंट प्रोजेक्ट देमसेल्फ इन अ वेल मैनर। कि आर्टिस्ट हमारे बहुत बड़े हैं जी, हाँ, लेकिन बदकिस्मती है कि बाहर के स्टेट्स, बाहर की कंट्रीज हमें जानते हैं, अपने लोग जानते नहीं। वेरी। लेकिन वो कैसे जानते हैं? अगर यहाँ आर्ट गैलरी एक होती जहाँ पे हम लोग डिफरेंट आर्टिस्ट आके अपना एग्जिबिट काम करते, लोग आते देखते, जैसे लोग फिल्म देखने जाते हैं, जैसे थिएटर देखने जाते हैं, बागों में जाते हैं, तो एक अलग ऑडियंस है जो आर्ट गैलरीज देखना चाहते हैं। करेक्ट। पहला आर्ट वर्कशॉप जो कंट्री का है वो कश्मीर ने किया। इट वॉज इन 1969। द लेट G.R. संतोष, ही प्लान्ड अ प्रोग्राम विद J&K कल्चरल अकेडमी। और उस टाइम के जो सबसे आर्टिस्ट, जिसको जो हमारे मतलब उनके नाम हमें आज हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट जो है हमारा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाने पड़ते। पर बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो अपने भाई बहन हैं ना उनको देखने को मिलता है ना उनको पता है। हमें ये बताएं कि कोई ऐसी पेंटिंग, पर्टिकुलर पेंटिंग जिसको आपको बनाने में एक तो काफ़ी वक्त लगा हो और काफ़ी डिफिकल्ट लगा हो कुछ? हाँ, एक है जी। तो एक पेंटिंग जो मैं नॉर्मल जो मेरा अप्लाइड आर्ट है वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे फादर ने एक बोला था, बेटा अगर तू अप्लाइड आर्ट पे रहेगा तो इट इज़ जस्ट लाइक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसमें आपको पता है कि जब कोई कैंपेन होता है, हाँ, वो जो लास्ट में जो है वो बंदा ले, जस्ट लाइक अ वॉर। हाँ, योर आर्मी फाइट्स और लास्ट में आपका जनरल मेडल लेता है। अप्लाइड आर्ट इज सेम, बट ही टोल्ड मी इफ यू वांट टू एग्जिस्ट इन फाइन आर्ट्स यू हैव टू ऑप्ट वन फाइन आर्ट्स, लाइक यू डू स्कल्पचर, यू डू फोटोग्राफी, यू डू पेंटिंग।
सो पेंटिंग चूंकि बचपन से या घर में गाइड जैसा था, आपने कहा, correct. तो मैं अब ये मेरा था कि मैं कहीं स्पॉट पे बैठ के फिर वो कॉपी करना, वो मेरा नहीं सब करता। मैं लैंडस्केप ही था जी। हाँ, जैसे आसमान है मैंने येलो कर दिया, अच्छा। हाँ, पानी जैसे बच्चे हैं ब्लू करते, मैंने रेड कर दिया। अच्छा। सो मैं नहीं इमेजिनेटिव, जिसको आप एलिमेंट्स तो मेरे नेचर से होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने लैंडस्केप किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो एक सीरीज़ मेरे हाथ में जिसपे मैं पिछले लगभग 30 साल से उस पर काम कर रहा हूँ, 25 साल। दैट इज़ पर्टिकुलर पीस ऑफ माई लैंड, दैट इज़ डल लेक। अच्छा। हाँ, और उसमें भी एक पर्टिकुलर जो चीज जगह है वो चार चिनारी। सो दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ माई वर्क, जिस पे मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से फेलोशिप्स भी दिए गए हैं। तो नेशनल ललित कला एकेडमी ने मुझे ये स्कॉलरशिप भी एक रहा। सो दैट वाज अ डाइंग डल, क्योंकि मैं बचपन में जब पैदा हुआ, मैंने कहा आपको कि पैदाइश मेरी डलगेट की थी, तो मैंने वो खिलखिलाता, मतलब ये भी मुझे याद है कि जब पानी नहीं होता था लोग वो गड़वे लेके पानी लेते थे, और हम भी नहाने जाते थे, नहाते नहाते कितना पानी पीते थे वो पता नहीं। बट आज ये हालत है कि मैं हाथ भी नहीं दूंगा उस पानी, लेकिन ये किसने किया? सो आई हैव अ कंसर्न फॉर माई नेचर वेयर आई कम्यून। सो माई पेंटिंग्स, माई वर्क्स आर लाइक अ क्राई अगेंस्ट दिस कॉन्क्रीट सिविलाइजेशन, अनप्लान्ड सिटीज़। अब देखिए आप इटली में वेनिस में जाइए, वो जो इनके इंटर वो वाटर है, सो दैट इज़ द मोस्ट वंडरफुल अट्रैक्शन एंड दैट इज़ द बेस्ट जन। पर हमने वो सब ख़त्म किया, हवा कदल वगैरह बीच में से, सो हमने वो ख़त्म किया। सो उसमें क्या है, एक पेंटिंग सीरीज़ ही मैंने बनाई, डाइंग डल। और मूवीज़ देखते हैं आप? हाँ, आई वॉच मूवीज़। ये तो देखिए मूवीज़ वगैरह जो है ये इससे कोरिलेटेड। जब हम फाइन आर्ट्स की बात करते हैं, फाइन आर्ट्स इज़ अ वास्ट टर्म, फिर कोरिलेटेड। सो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारा विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट लाइक फिल्म वगैरह, डांस, म्यूजिक, ये तो हमारा पार्ट है स्टडीज़ का। सो आई वॉच मूवीज बट रिलेटेड टू आर्ट एंड ऑल दैट। सो नॉट मोस्टली आई डोंट वॉच द कमर्शियल मूवीज़। नॉन कमर्शियल मूवीज़ जो या इंडियन भी जो हैं बड़े बड़े, जो सत्यजीत रे वगैरह, वो ऐसी मूवीज़ देखते हैं। एंड म्यूजिक? हाँ, म्यूजिक आई लव। म्यूजिक इज़ माई पैशन। I love Indian classical music, especially the Carnatic music, what is from South India. तो उसमें भी ये एक वजह है कि जो मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज में जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दो स्ट्रीम्स हैं, हमारा फाइन आर्ट्स है और म्यूज़िक भी इकट्ठा है। तो उठने बैठने का जो है, कहते हैं कि कोयले की खदान में जाओ तो कालेक तो लगती है। तो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैठा तो अच्छा। हाँ, एक फादर की और एक बात, बोलो बेटा अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सुनो और अच्छा देखो। तो मैं 6th-7th क्लास में ही था जब मेरे फादर स्टूडियो में काम करते थे। ही यूज्ड टू लिसन द क्लासिकल म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक मेरा तब से है, जॉनर्स डिफरेंट जैसे पोइट्री, हाँ डिफरेंट। सो उसी तरीके से कि म्यूज़िक भी ये डेवलपमेंट है, ये तो होती रहती है विद द कोर्स ऑफ टाइम। लेकिन पुराना जो है, तो यू कॉन्ट एक्सेप्ट द मॉडर्निटी और ट्रेडिशन को छोड़ेगी। जिसको ट्रेडिशन पता होगी वो मॉडर्निटी को अंडरस्टैंड कर सकते। और सर कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? हाँ, देखिए आज हम फाइन आर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो लेकिन फाइन आर्ट्स नहीं, मैं अपने देखने वालों, स्पेशली जो मेरे यंगस्टर्स हैं, कि जिस प्रोफेशन में भी वो जाएं, डू योर बेस्ट। कोई प्रोफेशन आप कहेंगे इसमें स्कोप है उसमें नहीं, नो। जिसमें भी जाइए टॉप कीजिए, खेलने जाइए, बी द बेस्ट स्पोर्ट्समैन, एदर बी ऑन टॉप अदर बी ऑन लो। क्योंकि एक दिखता है सबको क्योंकि वो फर्स्ट आ जाता है, 10th इसलिए दिखता है कि वो नाकाम होता है, लेकिन ज़िंदगी में जो नाकाम होता है वो बाउंस बैक, अगर कहते हैं ना कि ज़ख्मी शेर जो होता है वो बाउंस बैक वापस करे, तो ही अचीव्स द गोल। बी समथिंग एंड जस्ट कंट्रीब्यूट टू योर सोसाइटी। दैट्स। थैंक यू सो मच, इट वाज सो वंडरफुल टॉकिंग टू यू, नोइंग सो मच। ये तो एक ऐसा सिलसिला है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, एंड यू नो सो मच अबाउट आर्ट्स। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। So thank you to News 18 that they gave me a chance to just give my message to the public and my lovers and viewers. Thank you. Thank you so much. तो थे नौशाद गयूर, एक आर्ट एक्टिविस्ट, एक आर्ट विजुअलाइजर। जैसा कि नौशाद साहब ने कहा कि आर्ट का जो अभी कैनवस है वो काफ़ी ज़्यादा खुल चुका है। उम्मीद करते हैं कि हमारे
देखने वाले हैं, अगर इनमें कहीं ना कहीं आर्ट की वो चाह है तो वो भी आए और इस कैनवस पे अपने रंग बिखेरे। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले एपिसोड में। दीजिए इजाज़त। आदाब।